GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन पार्लियामेंट से बाला जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है और जिसे पीका ऑर्डिनेंस का नाम दिया है, उससे हुकूमत और मीडिया बल्कि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज आरा हो गई हैं। और वो जो हुकूमत और सहाफ़ती तंजीमों और मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कल हो रहे थे वो भी कामयाब नहीं हुए। और ख़ास तौर पर ये जो अदालत ने जो पेंडोरा बॉक्स खुला है और जो मुकालमे जजों के दरमियान और फिर साइबर क्राइम के जो नुमाइंदा हैं उनके दरमियान हैं, उससे इस पूरे जो एक केस था वो महज एक केस नहीं रहा और ऑर्डिनेंस नहीं रहा बल्कि पेंडोरा बॉक्स खुल गया। मुराद सईद का जिक्र आया तो मुराद सईद के साथ ही जनाब फिर एक्स वाइफ रेहाम खान की किताब का भी जिक्र आ गया, उसके मंतरात का भी जिक्र आ गया। और फिर जैसे मैंने कहा कि ख़ास तौर पर कल जो मुकालमा हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का और साहिब कराम के तर्जुमान का, उसमें बड़े गर्मा गर्मी रही। गो के मैंने कहा ना कि उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें कही गई, ऐसे पहलू निकले। मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह का ये कहना था कि हत्तक इज़्ज़त के मामले को आपने फ़ौजदारी कवानीन में बदल दिया है। आपको इल्म है ना कि ये जो तरमीमी बिल 2022 आया है जिसको पीका ऑर्डिनेंस कहा जा रहा है, ये 2016 में गो के इज़्ज़त हत्तक का मुकदमा था, लेकिन अब इसमें तब्दीली ला के ये कहा गया है कि जो सज़ा होगी वो 3 साल की बजाय 5 साल होगी। यही नहीं बल्कि ख़ुद किसी के बारे में भी अगर ये होगा तो वो चाहे नहीं भी चाहे तो दूसरा भी उसके हवाले से जो है अदालत के तक का कर सकता है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पढ़कर बताएं कि किस जुमले से हत्तक इज़्ज़त का पहलू निकलता है। और हमारे मैंने कहा ना कि जब ये खुद जब चीफ जस्टिस साहब बता रहे थे कि इज़्ज़त हत्तक के मामले में फ़ौजदारी कानून कैसे बन जाएगा, गिरफ़्तार कैसे करेंगे, सज़ाएँ कैसे देंगे, तो इस पर डायरेक्टर साइबर कराम, आपको इल्म है, अदालत हो इस्लामाबाद की, सुप्रीम कोर्ट के उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामने हों, तो उन्होंने फिर उस किताब का हवाला दिया जो उस प्रोग्राम में, जैसे मैंने कहा, जो गिरफ़्तारी जिस पर हुई मोहसिन बेग की और जिस प्रोग्राम के सबब ये सब पूरा कज़िया खुला, उन्होंने किताब का हवाला दिया। तो पुअर साइबर कराम के इस जवाब पर अदालत में कहे बुलंद हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस प्रोग्राम में जितने लोग एक में जो शरीक हुए चारों, एक को क्यों पकड़ा गया, चारों को गिरफ़्तार क्यों नहीं गया। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आ गए, उन्होंने मदाखलत की और कहा किताब में जो कुछ लिखा है, यानी रेहाम खान की किताब में जो लिखा है वो सब जानते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जानते हैं तो आप जानते होंगे, हम नहीं जानते। मैंने कहा ना कि चीफ जस्टिस और उनके दरमियान जो मुकालमा हुआ, चीफ जस्टिस साहब अतरमुल्लाह साहब तो उनका ग्रीक में होते थे, मेरी राय में ख्याल उन्होंने शायद किताब पूरी नहीं पढ़ी, और अगर पढ़ी है तो बहरहाल उससे बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं कि जो उसमें मंजरात हैं, उसमें जो तस्वीर हैं, क्या एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के हवाले सब होना चाहिए। मेरे साथ बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट, हमने तो साथ काम भी किया है, नसीम जहरा मौजूद हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का तवील तजर्बा रखती हैं। नसीम जहरा भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और जैसे आपका एक तवील अरसा गुजरा है प्रिंट में भी, इलेक्ट्रॉनिक में भी, और बरसों से आ रही हैं प्रोग्राम में। तो ये जो एक हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है रियासत और हुकूमत तो करती है कि हम क्या किसी भी शख्स की, चाहे अपोजिशन हो या गवर्नमेंट की, एक फ़र्द की फैमिली लाइफ को डिस्कस कर सकते हैं, एक ऐसी खातून की किताब का हवाला दे सकते हैं जो बहरहाल एक अलग इशू है। नसीम जहरा जी, अस्सलाम वालेकुम बरेलवी साहब, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत दी। मेरा ख्याल है कि जी ये किताब या ना किताब की बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है बहैसियत एक एंकर के, मुझे लगता है आप भी एंकर हैं, कि हम किस तरह की गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में करें। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है कि आप कहें कि जी सियासी मामलात हैं, सियासी हक़ाइक़ हैं और उस पर बात की जाए। मैं ज़ाती तौर पे कह सकती हूँ आई एम नॉट इस्टेब्लिशिंग अ रूल फॉर एनीबडी, लेकिन मैं इस तरह की बातों में जाने से गुरेज करूँ बहैसियत एक प्रोग्राम के एंकर कर। मैं चाहूँगी ना कि इस तरह की चीज़ डिस्कस हो, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि
उसके बाद अब ये जो लॉ आया है, दो चीज़ें हुई हैं, एक जो मोहसिन बेग साहब के हवाले से हुआ और दूसरा जो पीका लॉ में अमेंडमेंट आई। जो मोहसिन बेग साहब के साथ हुआ, वो जो FIA में अगर कोई कटवाना चाहता है जाके पर्चा और जाके फाइल करे कंप्लेन, वो तो आपका भी उतना ही हक है जितना मुराद सईद साहब का हक है। फिर सवाल ये होता है कि जब आप अपना हक इस्तेमाल करते हैं मुराद सईद साहब, तो दोनों को रिस्पांस वही मिलता है, एक ही जैसा मिलता है? एक ये सवाल है। दूसरा ये कि चलें हो गया जी, मुराद सईद साहब का आपने कर दिया, FIR दर्ज कर दिया, तो फिर उसके बाद FIA का जो तरीका कार्रवाई है, क्या वो सही है? क्या वो फलांग के चले जाए ना जाए? तो ये सवाल है। अच्छा, उसके बाद तीसरा सवाल है कि जब नहीं, दूसरे सवाल में अगर आप इजाज़त दें नसीम बीबी, क्योंकि हम तो खैर निसार उस्मानी साहब और बन्ना साहब की रिवायत के लोग हैं ना, हम लोग भी जब गिरफ्तारियां देते, हम तो गिरफ्तारियां देते थे, पिस्तौल ही नहीं निकालते थे, लड़ते झगड़ते नहीं थे, अगर हम जो स्टैंड लेते थे। जब ये खत्म नहीं करने दी बात, मैं यही कह रही थी। तीसरी बात है कि क्या आप पिस्तौल निकाले या ना निकाले, तो मेरा मतलब कि हमें ये आप जैसे लोग, मुजाहिद बरेलवी साहब जो सीनियर लोग हैं, अपने कायदे और कवायद और ज़वाबित हमने अपने लिए भी लगाए हुए हैं ना जब हम करते हैं सहाफ़त, तो आई थिंक कि वो ये सब चीज़ें हैं, उनका सवाल हमें उस पर सवाल उठा के जवाब जो है वो सही देना चाहिए। दूसरा ये कि जो पेका की अब बात है, वो पेका की बात तो बड़ी अजीब है। जिस तरीके से, अब मुझे ये बताइएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं बार बार कि जी तुम चोर हो और तुम डाकू और तुम ये, और फिर 35 पंचर कर दें और ये कर दें, और या कोई मिनिस्टर इस तरह की बात करें, मेरा ख्याल है ये भी बात दुरुस्त है। ये भी बात दुरुस्त है कि जब हम बात करें तो हम नाप तोल के करें, हम हक़ाइक़ पर मबनी बात करें, तो लेकिन वो भी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मैं तो कल इनसे कह रही थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से अपने शो में, कि भाई आपने तो मीडिया को साथ लेकर चल रहे थे, आप सबके साथ मिलकर आप बनाने चाह रहे थे कि जी ये जो, क्योंकि मीडिया में भी लोग कहते हैं जी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, फैक्ट से हट करके बात नहीं हमें करनी चाहिए, लेकिन फिर आप एक ऐसा बनाएं, इस तरीके से आगे बढ़ें कि आप ये ना करें कि आप अपने पेका कानून में वो निकाल दें कि अब आपको मालूम है कि इस वक्त अगर कोई गलत बयानी करे तो उसी हवाले से वो गलत बयानी जो है उस पर वो सजाएं लागू है। अगर कोई मिनिस्टर के या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह के खिलाफ कह रहे, आपके मेरे खिलाफ जो मर्जी कोई कह दे, उसको तो नहीं कोई वो, उसके लिए मुझे कहा मिनिस्टर साहब ने कि जी वो आपका डेफेमेशन तो है ना लॉ, तो फिर डेफेमेशन लॉ तो सबके लिए इस्तेमाल करें। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये नहीं हो सकता कि कोई सम आर मोर इक्वल देन द अदर्स, ये नहीं हो सकता कि आप कानून को सिलेक्टिवली अप्लाई करें। लेकिन नसीम बीबी आप जो जिस रिवायत की है, लेकिन अब एक मीडिया एस्टेब्लिशमेंट भी तो आ गया है ना, जो मालिकान का, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो अब प्राइम मिनिस्टर रूट से अपने ज़ाती ताल्लुकात करते हैं। हमने तो चाहे और जो मजीद निज़ामी हुए या पुराने हुए वो एक हद रखते थे, अब ये भी तो हो गया है ना कि बाकायदा फ़ख्र करते हैं हमारे बाद एंकर और मालिकान के, हम फलां सदर के घर बैठे थे, हमने खाना खाया, और फिर उस पर्सन में लड़ाई भी हो जाती थी। नहीं, इन्होंने पर्सनलाइज जो हुआ है और फिर ज़ातियात जो आ गई है, फिर मफादात जो आ गए, इसमें कहाँ हम लाइन ड्रॉ करें, आप जैसे प्रोफेशनल लोग और वो लोग जो अब जो आ गए हैं, जिनके किस्से कहानियाँ बनते हैं? देखिए, लाइन तो यही ड्रॉ होती है ना, बात से बात बनती है। अब आप अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें और आप भी बात वही कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो देखिए ना, ये एक एनवायरनमेंट जो होती है वो इसी से क्रिएट होती है, बात करने से क्रिएट होती है, लिखने से होती है। और मैं और आप तो नहीं है, बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिस पर जो इसको गलत कहेंगे और वही मौक़िफ़ अपनाएंगे जो आप और मैं अपना रहे हैं। और ये आपके या मेरे जो मीडिया ओनर्स हैं, खैर हमारे तो मीडिया ओनर का ना पता कहें कुछ, हमारा तो चैनल हर वक्त बंद किया होता है, लेकिन जो अगर मीडिया ओनर जाके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ बैठते हैं, फिर भी एंकर्स के पास ऑटोनॉमी है, आपको भी मालूम है। एंकर्स अपनी जो तय करते हैं और जो द चॉइसेस दे मेक, वो तो उनकी अपनी बात है, लेकिन असल में द बॉटम लाइन इज के जो कानून है वो अप्लाई होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीबॉडी। ये नहीं हो सकता कि जी आप फेक न्यूज जो आपको हिट कर रही है, वो आपको बुरी लग रही है, और बाकी दूसरों को लग बातें बकी जाएं, गाली गलौज दी जाएं तो जरा टाइम लाइन पे जो हम में से इतनी खवातीन है, क्या वहाँ कहा जाता है, आसमा शराजी को क्या कहा जाता है,
तो मेरा कहने का मतलब कि बिल्कुल सही सिम्त में चलें, हम सब उस पर बैठ जाएंगे, प्रोवाइडेड इट इज नॉट डन इन अ वे दैट इट इज सिलेक्टिव एंड इट सर्व्स अ पर्पस व्हिच इज पॉलिटिकल एंड नॉट प्रिंसिपल्ड। ठीक है जी, थैंक यू। शुक्रिया नसीम ज़हरा बीबी। नसीम ज़हरा, जैसे मैंने कहा, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ नज़ीर लकाई साहब। नज़ीर लकाई साहब, शुक्रिया। अभी मैं नसीम ज़हरा से बात कर रहा था और इत्तफाक से आप भी उसी रवायत के आदमी हैं। बरसों मैंने गुजारे आपने सहाफ़त में, फिर इलेक्ट्रॉनिक में भी, और बात वही आ रही थी कि जनाब क्या हम लोगों का पे भी कोई कुछ अखलाकियात का है। मसलन जैसे मैं नहीं दिखाना चाह रहा कि खैर वो तो भुट्टो साहब के साथ हुआ, मोहतरमा के साथ हुआ, और जो लोग आज अपोजिशन कह रहे हैं, फिर ये कैसे आप किसी की फैमिली में कैसे जाएंगे, फिर उसका जुमलेबाजी करेंगे, फिर आप हंसेंगे, क्रिटिसाइज़ तो करें, तो फिर रियासत तो इस तरह के कानून बनाएगी। पर हम लोग तो कोड़े तक हमारी जनरेशन ने बर्दाश्त किए हैं। ये क्या होता है लेकिन सहाफ़ियों का एक जो अपनी अखलाकियात, चैनलों की अपनी अखलाकियात, वो भी कुछ होनी चाहिए लगाई साहब ना। देखिए, हम तो इस बात के पाबंद हैं कि किसी के भी निजी ज़िंदगी के अंदर नहीं झांका जाना चाहिए। बाज़ दफ़ा निजी ज़िंदगी आज खुद अगर बाहर निकल आए तो हम तमाशबीन होंगे और देख रहे होंगे किसी भी शख्स की निजी ज़िंदगी बहस होने लगी है, उस पर गुफ्तगू होने लगी है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको भी याद होगा, हमने वो ज़माना देखा है जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम घासी राम रखा गया और ये बाकायदा इसरार से कहा गया और रियासत के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे थे, तो क्या हम उस वक्त बात करने के काबिल थे या हमें बात करने दी जाती थी? हमारे लिए स्पेस मौजूद था कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उनके मुसलमान होने पर शक किया गया, ये भी हमारे सामने की बात है। अब हम इधर आते हैं, यहाँ पर रोज़ाना आप देख रहे हैं कि किस तरह से चैनलों पर सारे के सारे वज़रा, एक फौज ज़फ़र मौज है और ख़ुद वज़ीर आज़म रट लगाते हैं, फलां चोर, फलां डाकू, फलां तो चोर। अपोजिशन भी तो यही ज़बान इस्तेमाल करती है लगारी साहब, अपोजिशन भी तो ये करती है, सहाफ़ियों का एक हल्का भी तो यही करता है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं इस वक्त, हुकूमत ने एक कदम उठाया और उन्होंने एक केस दर्ज कराया, हुकूमत के एक वज़ीर ने, वफाकी वज़ीर ने वो दर्ज कराया। अगर अपोजिशन के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हुआ या सहाबी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, हम उस पर बात करते हैं। जब ये ख़ुद दूसरों को कह रहे होते हैं, तो क्या ये भी हमारे लिए है कि हम इन तमाम चीज़ों के बारे में गौर करें कि जनाब ये जो आप डिफेम करते हैं बंदों को। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ आज तक पिछले 30 साल 35 साल में आज तक कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ, वो कन्विक्टेड नहीं है और पिछले 35 साल से उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर बाकायदा गालियाँ दी जाती हैं और करप्ट कहा जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, फलां परसेंट, इतने परसेंट, 10%, 2%, 100%, ये सब कुछ कहा जाता है। क्या उनका ये राइट बनता है कि नहीं? तो फिर इसी तरह क्या प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के बारे में जो जिसको करोड़ों लोगों ने कहा, ये कहेंगे कि वो घर छोड़कर चली गई? क्या ये राइट बनता है? मैं आखिरी आदमी होगा कुछ जो इस तरह की बात करूंगा। नहीं, तो यही तो बात है, ये तो होती है ना, फिर आप ये तो करते हैं ना। मेरी गुजारिश सुने, मैं कतन आखिरी आदमी होगा जो किसी के भी बारे में, किसी भी खातून के बारे में इस तरह की बात करूंगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात लगारी साहब, आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये हो रहा है ना, इस पे हंसते हैं, जुमले लगाते हैं। लेकिन ज़रा ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करूंगा अगर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ आऊँ, फिर लगारी साहब आपके साथ हाजिर हूँ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। नज़ीर लगारी साहब, मैंने कहा कि बड़े सीनियर सीजन्ड प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के जर्नलिस्ट हैं, मेरे तो बड़े काबिल एहतराम हैं। दरअसल लगारी साहब, ये जो पस मंज़र, ये जो पीका ऑर्डिनेंस बैकग्राउंड में चला गया और इस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में भी आते थे, बड़ा कमिटेड, आपको पता है कितनी थे। अब जब वो ये डिस्कस करें एक किताब के हवाले से
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मदाखलत की किताब में क्या लिखा है वो सब जानते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्या सब जानते हैं? आप तो जानते होंगे, मुझे नहीं पता। अब मैं जानता हूँ जब चीफ जस्टिस साहब को क्या मैं ये बताऊँ कि किताब के सफ़ा नंबर 381 में जो कुछ लिखा है मेरी अखलाकियात तो याद नहीं रहती। बहरहाल एक पार्लियामेंट से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं उस किताब में मैं चीफ जस्टिस साहब से कहूँ ये तक दिखाया गया कि प्राइम मिनिस्टर की जेब में ये क्या है सफ़ेद चीज़। ऐसे ही कि अगर मेरे हाथ में यहाँ मिनरल वाटर की बोतल हो तो कोई कह दे कि जनाब इसमें तो कुछ और है। तो बात यह है कि आप जब ये चीज़ें चैनलों पे स्क्रीनों पे डिस्कस करेंगे तो असल इश्यूज़ तो बैकग्राउंड में चला गया ना। वो जो ऑर्डिनेंस था, जो ऑर्डिनेंस के हम लोग खिलाफ रहे, चाहे वो अयूब खान का प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस हो या और लोगों का भी हो, लेकिन ये ऑर्डिनेंस की बात नहीं। फिर जो लोग हैं, हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं छाता बरदारों का, इनका बैकग्राउंड का भी हमें नहीं पता होता ये कौन लोग होते हैं। कहते हैं हम वज़ीर आज़म के बड़े दोस्त थे, भाई कौन दोस्त होता है? हम बड़े, उन्होंने यूँ खिलाफ हो गए। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि ये जो फैमिलीज़ आने लगी हैं सियासत में, पर्सनलाइज हो गए हैं, शायद कुछ मालिकान के मफादात हों। आप लोग तो खुद विक्टिम रहे हैं, इन मफादात के तहत क्या क्या नहीं लिखा गया जहाँ आप लोग काम करते हैं। लगाई साहब, बात यह है कि हमें पहले तय करना है ना कि किताब का मुसन्निफ होना जुर्म है या किताब का कारी होना जुर्म है, और किताब में जो इजहार किया गया है वो गलत है या किताब को पढ़कर जो कहा जा रहा है वो गलत है। यानी किताब के कारी के तौर पर कदगन लगाई जाएगी या किताब के मुसन्निफ को या मुसन्निफा पर कोई कदगन लगाई जाएगी। और ये मीडिया का मामला कहाँ से आ गया? अगर कोई रेफर कर रहा है किसी किताब को तो उसने ज़्यादा मंदरजात को डिस्कस नहीं किया है, किताब का एक रेफरेंस दिया है। मेरा ये कहना है कि किसी भी सफ़े पर कोई चीज़ भी लिखी है, जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन हम एज्यूम ये करते हैं कि कोर्ट जो है वो, हम ये एज्यूम करते हैं जो कुछ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि उन्होंने नहीं पढ़ा है, और उन्हें अगर वो केस के मंदरजात को जानते हैं तो फिर तो वो एक फ्रीक बन जाएंगे, फिर वो फैसला नहीं कर पाएंगे अगर किसी चीज़ के बारे में वो पहले से जानते हैं। उन्हें तो यही कहना चाहिए और हकीकत भी यही होनी चाहिए कि जनाब उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। जब चीज़ें आएंगी डिस्कस में, जब आप गुफ्तगू करेंगे उसके ऊपर तो खुलेंगी, या किताब पढ़कर सुनाई जाएगी तो बातें खुलेंगी। लेकिन जो चीज़ें हम जानते हैं उसका क्या करें? हम बहुत सारी बातें जानते हैं लेकिन हमें ये पता है, हम और आप बहुत सारी बातें जानते हैं लेकिन हमें पता है कि अखलाकियात का तकाजा है कि वो स्क्रीन पर किस हद तक बात की जाए, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में कितना जाया जाए। हम कहीं लाइन ड्रा करेंगे ना, हमारी भी अपनी ज़िंदगियां हैं, हम भी कोई बहुत सॉरी टू से कोई ऊपर से मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ लगाई था, इसलिए मैं कह रहा था आपसे। अरे तो मैं यही कह रहा हूँ कि ज़ाती ज़िंदगी का एहतराम किया जाना चाहिए। जनाब वज़ीर आज़म की ज़ाती ज़िंदगी हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें उनसे 1000 इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस नहीं होना चाहिए। मैं ये बात एडमिट करते हुए ये कहता हूँ, क्या अस्मा शिराज़ी की ज़िंदगी डिस्कस होनी चाहिए? क्या ग़रीदा फारूकी को गालियाँ दी जानी चाहिए? और फहमीदा यूसुफी को जो गालियाँ दी गई हैं, अगर ये सारी गालियाँ हमारे सामने आ जाएं, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है और वो हुक्मरान पार्टी के लोग कर रहे होते हैं, तो उन्होंने एक कल्चर बनाया है। ये कल्चर जो है वो इनका बनाया हुआ कल्चर है। माजी में सियासी कारकुन ये सब कुछ नहीं करते थे और ना साहब भी ऐसा करते थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आपने कभी सुना है? हम तो वो लतीफ़े भी, उनमें भी शायस्त की तलाश करते थे जो लतीफ़े मार्शल्ला के ख़िलाफ़, जनरल ज़ियाउल्लाह के ख़िलाफ़ आते थे। हमने सैकड़ों लतीफ़े सुने भी और हमने लतीफ़े बयान भी किया, वो हम अब भी बयान कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलाज़त नहीं है, किसी की किरदार कुशी नहीं है। एक वाक़या है वो बताया जा रहा है। मसला ये है कि एक फरीक के तौर पर वज़ीर आज़म के बारे में जो भी बात की गई हो, जब एक मिनिस्टर गए हैं दरख्वास्त लेकर, जिस प्रॉम्प्ट तरीके से उसको कार्रवाई की गई, जिस तरह से जाकर चढ़ाई की गई, क्या ये भी पाकिस्तान के कानून की ऐसी रिवायत रही है कि इस तरह से फौरी कार्रवाई की जाए, या हम उसको जस्टिफाई कर? लगाली साहब, सॉरी टू से, लगाली साहब आपके दोस्तों के तो कोड़े तक हम पड़े गए हैं। उस वक्त भी हम लोग वो नहीं करते थे, हम तो मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। हम कोई सहाफ़ी था जो पिस्तौल लेके निकलता था, वो तस्वीरें गलत है कि वो एक एहलकार को उससे पकड़ता था। हम तो गिरफ्तारियां देते थे खुद जाके थानों में, तो सहाफ़ी भी तो वो सहाफ़ी उस तरह नहीं रहे हैं। मुजाहिद साहब, आपने भी लॉकअप में वक्त गुजारा है, मैंने भी गुजारा है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। जनरल ज़ियाउल हक की आमरियत में और बाद की जमहूरियतों में
क्या मैं ऐसा आदमी हूँ या मेरे बारे में आप जानते? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही मेरे ऊपर कत्ल के मुकदमात बने, यही हम कह रहे हैं, के मुकदमात बने, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों में मुकदमा चले, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी के साथ बात नहीं की। क्या इस तरह के यही तो मैं आप यही अर्ज कर रहा हूँ मेरा भाई साहब, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपसे कि हम इस तरह करते थे, लेकिन ये वाले कौन से साथी आ गए जो गरिबान से पकड़ते हैं और पिस्तौल निकालते हैं और फिर आप इनको हीरो बनाएंगे क्या इनके लिए? मैं बिल्कुल इस बात के हक में नहीं हूँ कि जो भी आदमी है रिटिलिएट करे तो पिस्तौल निकाल दे या किसी को गालियां देना शुरू कर दे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात को हमें एडमिट करना चाहिए कि एफआईए की कारकर्दगी या एफआईए का इक़दाम जो था वो कानून से मावरा था। एफआईए और इस रियासती इदारों को तो बदतरीन जो अब क्या क्या पुलिस कर रही है हम आपको सबको नहीं पता, यहाँ पर पूरे हमारे यहाँ उनकी तो रवायत ही यही है, लेकिन हमारी रवायत तो ये नहीं थी ना आपकी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं थी। हम में से किसी ने ना निसार उस्मानी ने ना मिनहाज बरना ने, हमारे जो शदीद मुखालिफ रहे हैं रशीद उस्मानी ने भी कभी पिस्तौल नहीं निकाला, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। रशीद सिद्दीकी की बात कर रहा था मैं, उन्होंने भी ये नहीं किया। हम ये कहते हैं कि आपको अखलाक के दायरे में हमें तो हमेशा सबमिट होकर बात करनी है। हम अदालत में जाएंगे तो अदालत को एहतराम से मुखातिब करेंगे, हमें अदालत के फैसलों से शदीद इख्तलाफ होगा, लेकिन हम उनका एहतराम मलहूज़े खातिर रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लाकानूनियत नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि रियासत के इदारों को ये अख्तियार दिया जाए कि दनाते हुए आंखें मींच कर जिस घर में चाहें घुस जाएं और कानून के तकाज़ों को बालातार रख दें, तो ये नहीं होना चाहिए। हम पहले भी इसके खिलाफ थे, अब भी इस बात के खिलाफ हैं। हम उस बात के खिलाफ हो सकते हैं कि जो कार्रवाई मोहसिन बेग साहब की तरफ से की गई, लेकिन मोहसिन बेग साहब के घर पर जो चढ़ाई की गई, जिस तरह से की गई, वो भी कानून के दायरे में नहीं थी, वो भी कानून से मावरा थी। शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब। मैंने कहा ना, एक नई कंट्रोवर्सी इस वक्त जो पैदा हुई है और जिसने एक बार फिर हुकूमत के दरमियान और मीडिया के दरमियान महादाराई पैदा की है, इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद के और सारे भी इसके पहलू हैं। हमारे साथ रहिएगा। GTV मुजाहिर बिल्ली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा और हमारे नज़ीर लगारी साहब को तो मीडिया के पहलू से गुफ्तगू करते। मैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे, बड़े पाए के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट भी रहे। मुमताज़ शुक्रिया खोसा साहब। ये ऑर्डिनेंस जो आया है, बहरहाल हमेशा कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जब पार्लियामेंट मौजूद है उसका एक प्रोसेस है, वो ऑर्डिनेंस क्यों लाया जाए, लेकिन जो बहरहाल हालात हैं और मीडिया ख़ासतौर से सोशल मीडिया ने अपने हाथ में लिया हुआ है और हुकूमत के लिए जितना मुश्किल होता है बिल पास कराना, इसलिए फिर तो इस तरह के बिल आएंगे ही, ऑर्डिनेंस आएंगे ही ना खोसा साहब। देखिए, एक बात तो ये है कि जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस होता है, आपका लफ्ज़ ही पब्लिक आने से वो उसकी प्राइवेसी नहीं रहती है। एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, पब्लिक को हक है उस पर जो है डिस्कस करने का। दूसरी बात ये है कि ये जो डेफमेशन है, ये दुनिया सारी में इसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। वो कानून में आप क्रिमिनल प्रोसेस की ये जो जबरी तलवार है, ये उनके सरों पर नहीं लटका सकते शहरी के, क्योंकि ये एक तो बुनियादी हकूक जो चाहे वो बैनुल अक़वामी कवानीन हो चाहे हमारा आईन हो, आर्टिकल 19A के मुतसादिम है। आपकी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, आपकी राय के जो है इजहार पर कदगन नहीं लगाया जा सकता। इससे एक तो ये है कि ये बात का तयन करना कि कौन सी चीज जो है वो जो है वो उसके जायचे में और जुमरे में आता है, इसकी तो तारीफ ही कहीं नहीं की गई है। और अगर कोई समझते हैं आपके डेफेमेटरी है, आपकी इज्जत
नफ्स को मजरूह करती है तो, और झूठी है और फेक है, तो फिर उसको जो है बहुत सारे और भी यहाँ तक के लाला उर्फी का दावा करके और आप उसमें डैमेजेस रिसीव कर सकते हो। कानून ऑलरेडी मौजूद है। फौजदारी हमारे ज़ाब्ता जो हमारा ताज़ीरात है पाकिस्तान है, उसमें भी जो है दफा 500 हो, 504 हो, तो वो तमाम मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद है। ऐसी कोई नई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो है वो उनकी तारीफ जो है दुनिया सारी में, क्योंकि ये जदीद आया है, ये 1860 में तो नहीं था, तो इसलिए वो उसको जरूर हो सकती है गुंजाइश। मगर बेसिक जो यूरोप को महजब किया है वो टॉर्ट्स में किया है, क्रिमिनल एक्ट में नहीं किया। कोई भी नालिश क्रिमिनल नहीं करता है। अगर आपने झूठा कोई इल्जाम लगाया हो तो आप हमेशा वहाँ खोसा साहब, अगर आप वेस्ट की मिसाल देंगे तो वहाँ तो होमोसेक्सुअलिटी को भी जो लीगलाइज कर दिया गया है। मैं किस चीज़ को लूँ, वहाँ इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ आप बुनियादी हक़ की बात कर रहे हैं, ये मेरा बुनियादी हक़ है कि मैं मेरे घर में मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ या अकेला रहता हूँ। आप मेरा कैमरा या मेरे घर में ले जाएंगे, क्या आप उसको ख़बर बनाएंगे? मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर की फैमिली में कैसे जाएंगे, वो घर बैठी है, घर से बाहर चली गई है। और आप भी फेसेस कर चुके हैं, आपकी फैमिली पार्टी इसको फेस कर चुकी है, इस तरह की जो ज़ात के हवाले से गुफ्तगू होती रही है। जी देखिए, बात ये है कि उसमें तो मैं खुद वकील हूँ मौसम बेग का। उसमें जो कुछ हुआ है आपके सामने है, और जो ऑब्जर्वेशन आई है वो भी आपने देख ली है। एक वफाकी वजीर अगर हो, अगर उसको मकसूद है तो वो यहाँ, हालांकि वो मौजूद इस्लामाबाद में है, मुल्जिम इस्लामाबाद में है, गरीदा फारूकी का प्रोग्राम इस्लामाबाद में हुआ है, पर्चा जाके लाहौर में करवा रहा है। देखिए, कोई हदूद और यूथ भी होते हैं। 9 बजे वो इंक्वायरी के लिए वहाँ एंट्री हो रही है, उसी वक्त 9 बजे पर्चा दर्ज हो रहा है, 9:15 बजे इस्लामाबाद में पुलिस FIA आके रेड कर रही है। कोई सुपरसोनिक जेट भी दुनिया के ले ले तो भी इतनी सूरत नहीं होती है। जबकि जब पूछा गया कि भाई कितनी आपके पास जो है इस कानून टीका के तहत दरखास्तें आपके पास पेंडिंग है, तो उन्होंने कहा 15,000 पेंडिंग है, किसी एक में आपने गिरफ्तार किया है। और भाई, जब आप एक वजीर के आप उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून को इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि पब्लिक के बेहतरी के लिए, बहबूद के लिए, फलाह के लिए हो, तब तो समझ आती है। और अब आप यहाँ कह रहे हैं, देखिए मेरे नजदीक तो एक गरीब आदमी की बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, उसकी भी इज्जत उतनी ही ज्यादा जो है वो मुकद्दस है और मोहतरम है जितनी प्राइम मिनिस्टर की बीवी या उनके बच्चों की खानदानी नहीं। तो इसमें सॉरी एक फर्क है, विद ड्यू रिस्पेक्ट खोसा साहब, एक फ़र्क होता है फ़र्द का, क्योंकि आइन और कानून के तहत जब आप किसी जो जैसे पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, पार्लियामेंट अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर या सदर इलेक्ट करती है, उसकी नौयत बदल जाती है। ये थोड़ी अगर हम अपने घरों में हाथापाई करें उसको और हम काबीना में होने वाली हाथापाई को अलग देखते हैं। पार्लियामेंट में अगर एक दूसरे से रुकन असेंबली दस्तों करीब होंगे तो उसको अलग देखेंगे हम, क्योंकि वो इलेक्टेड लोग हैं। इसलिए आप आम आदमी के लिए वो कानून बिल्कुल दूसरा मानी रखता है जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और सदर के लिए। सॉरी टू से, फिर मॉरलिटी भी कहीं हुई ना, अखलाकियात की भी तो रवायत हुई ना, कोई कहीं हद खींचेंगे। देखिए बरेलवी साहब, बात ये नहीं है, बात ये है कि उसने, आपने फिक्रा देखा है, उनको जो है एक सवाल होता है, मुझसे भी कोई सवाल करे तो मैं भी उस पे हैरत का इजहार करूंगा कि भाई मुराद सईद को बेस्ट अमंग्स द फर्स्ट अमंग्स द कैबिनेट मेंबर्स जो है उसको कैसे ये तमगा इम्तियाज दिया गया है, ये तुर्रा इम्तियाज किस कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया गया है। तो मैं भी जाहिर है कि चौंक कर हंसूंगा, क्योंकि माशाअल्लाह अगर बदज़बानी देखिएगा या दुश्मन दराजी देखिएगा या गालम गलूज देखिएगा या इल्जाम जितने मोहतरम जो है खुद वजीर मौसूफ कम्युनिकेशन लगाते हैं, और जो उनकी तलखी और तुंदी जो उनकी जबान में है, जब वो असेंबली में खड़े होते हैं तो सारी असेंबली की ऑपोजिशन वॉकआउट करती है। तो जरा आप भी तो अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, तो फिर आप पूछेंगे कि भाई साहब ये बताइएगा कि कौन सा उनकी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर मिले। तो अगले को तो ज़हन में यही आएगा कि यार वो सुना है
कि सुना है, उसने यही कहा है, आई डोंट नो, उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन रेहाम खान ने अपनी किताब में कुछ लिखा है, हो सकता है उस वजह से उसे दिया हो। तो मैं क्या कोई भी जो है उसके जेब में पहली बात यही आएगी और वो हवाला देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो है इज्जत तो घर वालों की, या इसमें तो घर वाले थे ही नहीं, घर वाली तो खुद ये किताब लिख रही है, प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट लेडी लिख रही है। तो बाहर के उससे ज्यादा ये राज कौन जान सकता है एक खानन के बारे में, उनके खानन की क्या है। लेकिन उसने कतई नजर उसने यही कहा, सिर्फ उसने यही कहा कि मुझे नहीं पता, यही लफ्ज है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। रेहाम खान ने जो लिखा है अपनी किताब में, हो सकता है उस वजह से उसको नहीं खोसा साहब जब वो ये कह रहा था कि मुझे नहीं कि किताब में क्या लिखा है, तो उसे ये पता था कि किताब में क्या लिखा है। वो यही बताना चाह रहा है कि मुझे पता है किताब में क्या है। मैं भी जानता हूँ, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, ऐसा नहीं है खोसा साहब। नहीं, देखिए वो हमनवा उसकी कोई सदाकत या गलत होने पर हमनवा नहीं हुआ, ना उसने कहा, ना मैं कहूंगा, ना कोई और कहेगा। लेकिन अगर आप उसका हवाला देते हो सकता है वो हो, तो कोई भी ऐसा उसको इम्प्रॉम्प्टू जवाब यही देगा, तो मैं नहीं समझता। और तो दूसरी बात आप बताएं कि आपने देखा कौन सी दिन हमारी जब से हुकूमत आई या भुट्टो साहब जब से आए, कौन से दिन सियासतदानों पर इल्जामात नहीं लगे। रानी शहीद बेनजीर भुट्टो को क्या कहा गया? अगर जरदारी साहब ने यही कहा है कि भाई अगर सियासत में मत आओ, अगर ये हौसला नहीं है, आपको बर्दाश्त का कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, और अगर आप तनकीद या इस किस्म की गलत और लग बातें या इल्जामात सुनने के मुतहम्मिल नहीं है, तो फिर सियासत में मत आइए। क्योंकि सियासत में आप ही क्या। खोसा साहब, आप जिस पाए के वकील हैं माशाल्लाह, जितने सीनियर सीजनड पॉलिटिशियंस हैं, आपसे हम जैसे सहाफ़त का, सियासत का ताल्लुक़ कहाँ बैठ कर सकता है। बहरहाल आपने वक्त निकाला, शुक्रिया मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।